नमस्कार। आज मैं बहुत दिनों बाद आपके सामने आया हूँ एनआईओएस के टॉपिक को लेकर के। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारे यूट्यूब के साथी हैं, परिवार के हिस्सा हैं, वो मेरे वीडियो का वेट कर रहे थे और कमेंट करके पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे बता रहे थे कि सर आपका वीडियो का इंतज़ार हो रहा है और आप जल्दी से अपना वीडियो डाल दो। दोस्तों, मैं वीडियो नहीं बना रहा था, 2-3 कारण थे। और पहला सबसे मेन कारण कि वैसा कोई कंटेंट था नहीं मैं आपको दूँ, और वैसा कुछ ज़रूरत लगा नहीं। बट बीच में मुझे लगा सुप्रीम कोर्ट वाले टॉपिक पे मुझे बात करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज आ रहे थे, बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहे थे स्टूडेंट्स के बीच में। और जैसा कि आपको पता है कि मैं कोई भी जानकारी विदाउट रिसर्च देता ही नहीं, और आपको पता है कि मैं जो भी बोलता हूँ सच बोलता हूँ और सही बोलता हूँ। और तो इस वीडियो में मैं बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करने वाला हूँ, जिसमें सारे टॉपिक्स मोर और लेस इंक्लूडेड रहेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप बने रहना, सो डैट कि कोई भी पॉइंट आपके काम का हो सकता है और आगे तक जा सकता है। स्टार्ट करने से पहले मैं अभी सभी साथियों से ये कहना चाहता हूँ, जो भी व्यूवर्स नए हैं इस चैनल पे, एनआईओएस के न्यूज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्योंकि मैं एनआईओएस से रिलेटेड ही वीडियो बनाते रहता हूँ। सेकेंड थिंग मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि आपने 15 अगस्त के दिन मेरा एक वीडियो गया था, जिसमें मैं 15 यानी स्वतंत्रता दिवस मैं सेलिब्रेट कर रहा था। उस वीडियो के जो टाइटल्स थे वो कुछ एनआईओएस से रिलेटेड था, और मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए कि सर ये इनअप्रोप्रिएट है, मतलब रिलेवेंट नहीं है। आप स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट कर रहे हो, देशभक्ति गाने चल रहे हैं, और बीच में ये टाइटल जो है वो एनआईओएस से रिलेटेड क्यों है। और मुझे भी बुरा लगा दोस्तों, और शायद मेरी छवि या मुझे लोग क्या समझ रहे होंगे कि भाई उसमें आपको एड्स भी दिख रहे थे। तो सबसे पहले तो मैं उस चीज़ के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ कि ये जो भी काम हुआ वो सही नहीं था। टाइटल्स एटलीस्ट एनआईओएस रिजल्ट्स को लेकर के नहीं लगाना था। बट मैं ये आपसे माफ़ी मांगते हुए ये कहना चाहता हूँ कि ये जो भी वीडियो, अभी भी जो वीडियो शूट हो रहा है, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ कैमरा के सामने बोलने का रहता है। बाकी कौन एडिट किया, क्या टैग्स लगाया, क्या डिस्क्रिप्शन लिखा, क्या नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता होता। मेरी टीम में जो लोग हैं वही करते हैं, और वही उन्हीं का सारा काम होता है। और विदाउट परमिशन मेन चीज़ों में वो लोग परमिशन लेते हैं। मैं खुद ही सजेस्ट करता हूँ कि ये करो, ये करो, ये नहीं करो। बट एनआईओएस के वीडियो उसकी नादानी की वजह से उन्होंने टैक्स ऐसा लगा दिया जो कि सही नहीं था। तो उसको आप कंसीडर करेंगे और माफ़ कर देंगे। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट वाले टॉपिक पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट में 14 अगस्त को सुनवाई हुई थी एनआईओएस के इशूज़ पे, जिसमें बेंच ऑफ जस्टिस एम खानवेलकर, दिनेश महेश्वरी जी और संजीव खरे साहब की बेंच है, उस बेंच पे हियरिंग हुआ। स्टूडेंट्स के जो प्ली थे, जो पिटिशन थे, उस पर सुनवाई हुआ। इसमें मेन बात जो मैं, देखिए ये सुनवाई बहुत लंबी है, मैं आपको शॉर्ट में करके बता देता हूँ, क्योंकि बातें बहुत करनी है आपसे और सारी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। मेन जो उसमें जो पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने एनआईओएस अधिकारियों को, एनआईओएस बोर्ड को एक तरह का एक तरह का प्रेशर दिया है कि आपको रिजल्ट में सुधार करने हैं। कहने का मतलब जो रेट पिटिशन था उसमें ऐसा था कि आपके जो मार्किंग स्कीम थे उसके अकॉर्डिंग आपको असेसमेंट, यानी कि टीएमए और प्रैक्टिकल के मार्क्स के आधार पे आपको मार्क्स देने थे। अगर टीएमए और मार्क्स के आधार पे 90% आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो वैसे आपके स्कीम के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आप ही के स्कीम के अकॉर्डिंग जो टीएमए और प्रैक्टिकल के मार्क्स मिला के 90% मार्क्स बन रहे हैं, आपने उन्हें 40%, 35% दे दिया है, तो उसको ही सुधार करना है। और बहुत ही कड़े शब्दों में एनआईओएस को ऐसा निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द, कोई फिक्स टाइम नहीं था दोस्तों, जल्द से जल्द आपको रिजल्ट में सुधार करना है और बच्चों को देना है। खास करके मार्किंग स्कीम पे बात हुई है, आपको ध्यान देने वाली बात है, मार्किंग स्कीम पे बात हुई है, इस पे बात नहीं हुई है कि जो बच्चे प्रैक्टिकल में एब्सेंट हैं उनका क्या होगा, ये अलग बात है। तो मेन जो वहाँ टॉपिक था, मार्किंग स्कीम की बात हो रही थी। क्लॉज 5D के अकॉर्डिंग असेसमेंट स्कीम यानी मार्किंग स्कीम में सुधार करने का निर्देश एनआईओएस को
गलत ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। तो इसमें ये क्लियर नहीं हुआ है दोस्तों कि किस बेस पे एनआईओएस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के किस पॉइंट्स के बेस पे वो रिजल्ट को इम्प्रूव करेगा, रिजल्ट को सुधार करेगा। क्या मार्किंग स्कीम को ठीक करेगा, या जो प्रैक्टिकल में एब्सेंट है उनको भी ठीक करेगा, या फिर टीएमए को ठीक करेगा, टीएमए में जो मार्क्स जो बच्चे एब्सेंट है उसके लिए ठीक करेगा। ओवरऑल क्या करेगा, इसका क्लियरेंस अभी तक नहीं हुआ है। अब मैं बात करता हूँ टीएमए वालों के। एनआईओएस को जो मेरे फ्रेंड हैं अधिकारी, उनका कहना यह है कि वो प्रैक्टिकल वालों को कंसीडर करेंगे जिन्होंने प्रैक्टिकल, क्योंकि उस समय लॉकडाउन था, बच्चे सारे लॉकडाउन में फंसे हुए थे, किसी का प्रैक्टिकल हुआ था, किसी का नहीं हुआ था। हालांकि कुछ प्रैक्टिकल्स लॉकडाउन से पहले हो चुके थे, लेकिन आपको पता है कि कुछ प्रैक्टिकल लॉकडाउन से पहले हो चुके हैं और वो प्रैक्टिकल बच्चे नहीं देते हैं, एक ही बार में लास्ट में जाके सारे पेपर्स को दे देते हैं, चाहे उसका प्रैक्टिकल का डेट बीत ही क्यों न जाए। तो ऐसे हालात में एनआईओएस बोर्ड उन बच्चों को भी कंसीडर करेगी, ऐसा कहना है मेरे फ्रेंड जो कि एनआईओएस हेडक्वार्टर में एक बड़े अधिकारी हैं, और उसके लिए मैं आश्वस्त भी हूं। और इसके नाम पे, इसके लिए मैंने पहले खुशखबरी करके टाइटल बनाकर वीडियो में आपको शेयर भी किया था। अब बात करता हूँ टीएमए का। टीएमए में बहुत सारे बच्चों को अब्सेंट कर दिया गया है या मार्क्स कम दिया गया है। देखो अभी इस पर प्रॉब्लम जो है बहुत सारे हैं। टीएमए नहीं देना अलग प्रॉब्लम, टीएमए दे करके फुल में फुल मार्क्स आना, फिर भी टोटल रिजल्ट 40% आना अलग प्रॉब्लम। इसमें मेरे जो दोस्त हैं जो एनआईओएस में अधिकारी हैं, उनका ये कहना है कि जो बच्चे टीएमए में एब्सेंट हैं इनमें वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एनआईओएस की गलती नहीं है। टीएमए होता है दिसंबर जनवरी में है, आपने उस समय तक दे देना चाहिए, तो उस समय लॉकडाउन जैसा कुछ था भी नहीं। तो टीएमए नहीं देने के पीछे आपके स्टडी सेंटर की गलती है, ऐसा कहना है मेरे फ्रेंड का। लेकिन यहीं पे अगर मैं दूसरी बात कहूँ तो जब बच्चे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे एनआईओएस हेडक्वार्टर, मैं भी वहाँ पे था और मैंने भी जानने की कोशिश की, तो वहाँ पे एनआईओएस के बड़े बड़े अधिकारी ने ये कहा है कि आप एप्लीकेशन दे दो, उसको कंसीडर किया जाएगा, यानी टीएमए वालों को भी कंसीडर किया जाएगा। अब इसमें से बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि दोस्तों एप्लीकेशन पे भी मुझे बोलना है आपको कि आप जो भी स्टूडेंट्स एप्लीकेशन दे चुके हैं उनको कंसीडर किया जाएगा। जैसा कि हमने पूर्व में भी आपसे बोला था कि एप्लीकेशन एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है, उसको कंसीडर करना ही करना है। अब जब एप्लीकेशन में भी बहुत सारी बातें आ रही हैं, बहुत सारे मिस्टेक्स कर रहे हैं, ये सारे बच्चों को जानने की ज़रूरत है। कोई एप्लीकेशन अपने रीजनल सेंटर में दे रहा है बच्चों, और यूट्यूब पे भी कोई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आप रीजनल सेंटर में भी दे सकते हो। ठीक है, आप दे सकते हो, लेकिन रीजनल सेंटर करेगा क्या? आप इस मैकेनिज्म को समझने की ज़रूरत है। आप रीजनल सेंटर, आप सपोज आप यूपी के रहने वाले हो, आपने लेटर भेजा यूपी किसी गाँव में रहने वाले हो, आपने लेटर भेजा अपने रीजनल सेंटर इलाहाबाद को, इलाहाबाद फिर उसी लेटर को हेडक्वार्टर भेजेगा। तो इस प्रोसेस से ज़्यादा अच्छा है कि आप डायरेक्ट हेडक्वार्टर भेज दिए, क्योंकि रिजल्ट बनाने का काम रीजनल सेंटर नहीं करता। आप केरला में हो, तमिलनाडु में हो, पंजाब में हो, वेस्ट बंगाल में हो, रीजनल सेंटर रिजल्ट बनाने का काम नहीं करता है, रिजल्ट बनाने का काम हेडक्वार्टर ही करता है। तो आपको जब भी एप्लीकेशन भेजना है हेडक्वार्टर भेजना है। दूसरी बात क्या है कि आप अपने जो भी आपने कोरियर किया है, जो भी आपने लेटर भेजा, एप्लीकेशन भेजा है, उसको ट्रैक करो दोस्तों। आप ट्रैक करो कि वो रीजनल वो हेडक्वार्टर पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। बहुत सारे स्टूडेंट किसी को कैसे भी दे रहे हैं, और देने के बाद हो क्या रहा, उनका ट्रैक हो ही नहीं रहा, वो हेडक्वार्टर रिसीव्ड है या नहीं है ये पता ही नहीं चल रहा है। तो इस पे भी आपको नज़र रखने की ज़रूरत है। आपके लेटर पहुंच जाने चाहिए। बहुत सारे बच्चे मेल करके खुश हैं, मेल कर देने से ठीक है, बट मेल इज़ ठीक है, वो भी एक डॉक्यूमेंट का पार्ट है, बट मेरे हिसाब से आप एप्लीकेशन जरूर भेजिए। अभी भी जो भी साथी नहीं मेल भेज पाए हैं, मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिए। अभी 3 वीडियो पहले इस चैनल के अंदर जाएं आप और उसमें देखें कि कैसे आपको एप्लीकेशन भेजना है। वो बहुत ही जेन्युइन तरीका है। अगर जो नहीं भेज सकते उस दिए गए नंबर पे कॉल करें, व्हाट्सअप मैसेज करें, आपके एप्लीकेशन भेजने में आपकी मदद की जाएगी। हमने अब तक लगभग, मैंने तो सोचा था 100 से ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं भेजूंगा, लेकिन मेरी टीम के लोगों ने अभी तक लगभग 400 बच्चों के एप्लीकेशन भेज दिए और उसके ट्रैकिंग आईडी भी उन्हें थमा दिया, उसको व्हाट्सअप कर दिया, और सो डैट को ट्रैक कर ले कि उनका रिजल्ट पहुँच चुका है। दूसरी बात है दोस्तों कि अब मैं बात करता हूँ एप्लीकेशन कौन से एड्रेस पर भेजना है। आपका एनआईओएस हेडक्वार्टर को भेजना है, लेकिन एनआईओएस हेडक्वार्टर में किसे भेजना है
एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को या फिर ट्रिपल एस डिपार्टमेंट को या इवेल्युएशन को या फिर गोपनीय शाखा यानी कॉन्फिडेंशियल विभाग को किसे भेजना है ये भी लिखना ज़रूरी है। तो आप एड्रेस में इवेल्युएशन डिपार्टमेंट डायरेक्टर ऑफ इवेल्युएशन आप लिख सकते हो, टू द डायरेक्टर ऑफ इवेल्युएशन NIOS हेडक्वार्टर। बहुत सारे तो ये ध्यान देने वाली बात है। अब ये मैं आपको सच बताऊंगा कि जो भी स्टूडेंट्स एप्लीकेशन भेज दिया है और उसका एप्लीकेशन NIOS हेडक्वार्टर पहुंच गया है, उसकी 100% नहीं लेकिन 95% मुझे उम्मीद है कि उसको कंसीडर किया जाएगा, उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा। लेकिन ये तो तय है कि जो बच्चे एप्लीकेशन नहीं भेज पाए हैं उनके रिजल्ट आने की संभावना थोड़ी कम लग रही है, मुझे थोड़ी कम लग रही है, क्योंकि NIOS सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था NIOS को कि आप बच्चों को फेवर में आपको रिजल्ट देना है, क्योंकि आपने मार्किंग स्कीम के तहत आप बच्चों को प्रमोट करके पास करने की बात कहे हो। बट ऐसे में NIOS जो है खुद से एप्लीकेशन मांग रहा है और NIOS पिछले 10 सालों से एप्लीकेशन मांग रहा है और एप्लीकेशन पे मेरा अनुभव कहता है कि बहुत ज़्यादा सुनवाई होती है। तो आप सभी दोस्तों से मेरा ये विनम्र निवेदन है कि आप ज़रूर एप्लीकेशन लिखें और भेज दें। कोई भी सलाह, कोई भी बात की ज़रूरत हो, हेल्प की ज़रूरत हो, मेरे नंबर पे कॉल करें, व्हाट्सएप करें, वहाँ से हम लोग, मेरी टीम आपको लगातार हेल्प कर रही है और दिन रात हेल्प कर रही है। और मुझे इस वीडियो को आप शेयर कर दें बाकी दोस्तों को। बाकी ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, सो डैट कि जो पैनिक का माहौल है ये माहौल थोड़ा सा कम हो। आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।